Hello everyone, my name is Dr. Himanshu Jha. I welcome you to IVS Siddha. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव मैम, जो कि मेरी सीनियर हैं और हम लोगों ने अपना यूजी कोर्स कंप्लीट किया है जीएसी वोरेंगे से। और मैम का ऑल इंडिया रैंक 56 आया है एआईपीजी में। और सबसे पहले मैम को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा कि मैम को इतना अच्छा रैंक आया है। और मैम से आज मैम का इंटरव्यू लेंगे और मैम से पूछूंगी कि मैम ने कैसे क्या अपनी स्ट्रेटजी और पढ़ाई की, जो उनकी इतनी अच्छी रैंक आई, और उनकी जर्नी को अपन सुनेंगे। तो सबसे पहले मैम से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैम आपको कैसे लग रहा है एआईपीजीटी में ऑल इंडिया रैंक 56 लाख की कैसा अनुभव है मैम आपका? मैं सबसे पहले तो थैंक यू करूंगी आयुष सिद्धि को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी जर्नी बताने का। थैंक यू सो मच। और बाकी ये 56 तो जब आया तो सबसे पहला जो फीलिंग था वो था सेटिस्फेक्शन का। साल भर मेहनत करने के बाद जब ऐसा रिजल्ट आता है तो एक ही फीलिंग होती है, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। स्पेशली जब पेरेंट्स को हम देखते हैं अपने, वो हमारी वजह से खुश है, तो भी अलग ही एडिशन हो जाता है हमारी खुशी में। ये सेटिस्फेक्शन का ही लेवल मेरा रहा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा है। ओके मैम। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपको, आपने संहिता और सब्जेक्ट चयन कैसे किए? संहिता जो है वो हमारे एग्जाम में मेजर होल्डर है, मेजर पार्ट होल्डर है, तो उसके लिए हमें टाइम भी उसी हिसाब से डेडिकेट करना होता है। मतलब अब मैं जो चीज, मतलब मैंने संहिता और सब्जेक्ट को 1:3 के रेशियो से पढ़ा है। मतलब अगर मैंने 3 पार्ट अपना संहिता को दिया है तो 1 पार्ट मैंने अपना सब्जेक्ट को दिया है। संहिता हमें बहुत ज्यादा डिटेल पे और बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, तो हमारा कम से कम 60 to 70% जो सिलेबस है वो एग्जाम का कवर होता है उससे। बाकी सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है तो हमें थोड़ा सा पार्ट उसको भी देना होगा। तो एक ऐसे अगर 3:1 के रेशियो से करेंगे तो इजीली कवर हो जाता है। ओके। तो मैम आपका कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल था जो आप फॉलो करते थे? टाइम टेबल था, बिना टाइम के तो इजीली ये नहीं हो पाता है। मतलब मेरा अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग टाइम टेबल रहा है, ऐसा कोई एक फिक्स नहीं था जो मैंने शुरू से लेके एंड तक फॉलो करा हो। मतलब हर रिवीजन साइकिल में मेरा टाइम टेबल चेंज हो जाता था, बट बेसिक वही रहता था कि मेरा मेजर टाइम जो था वो संहिता को जाता था, और थोड़ा सा जो पार्ट था मैं वो सब्जेक्ट को भी डेडिकेट थी। ओके मैम। तो मैम आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े मैम अपनी प्रिपरेशन में? चैलेंजेस काफी सारे एग्जाम हैं, जैसे कि हम जब संहिता पढ़ते हैं या हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते वक्त तो हमें ये लगता है कि हमने कवर कर लिया, पर जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो है वो काफी सारे गलत हो जाते हैं। मेरे काफी क्वेश्चन गलत होते थे, तो मुझे फिर ये लगता था कि ये तो मतलब मेरा पूरा वेस्ट ही हो गया, मैंने इतना सारा अपना टाइम डेडिकेट किया, यार वो कुछ भी नहीं रह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम जो पढ़ रहे हैं और फिर हम उनका क्वेश्चन सॉल्विंग भी उसी लेवल पर कर पाए। तो ये हमें धीरे धीरे करके हमारे प्रैक्टिस से, हमारे डिसिप्लिन से ही हो पाता है। जब हम साल भर करते रहेंगे सेम चीज, सेम अपना टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो एट द एंड चीजें जो है वो लेवल पे आ जाती है। ओके मैम। तो मैम प्रिपरेशन के में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि मतलब जरूरी हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर तो है कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कुछ भी हो जाए, किसी दिन जैसे ऐसा हो जाता है कि हम नहीं टाइम दे पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को, तो उस दिन हम क्वेश्चन सॉल्विंग करें। क्वेश्चन सॉल्विंग का बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी पढ़ लेते हैं पूरा बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हमें एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं देगा, हमारे टेस्ट खराब होंगे और मेन एग्जाम भी खराब होगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत बड़ा रोल है, टाइम का, कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन का। ये सब हमें सारा कुछ मेंटेन करना ही होगा, तभी एक रिजल्ट जो है वो जनरेट हो पाता हम्म। तो मैम आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मतलब पीजी के द्वारा इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, और सब चीज़ें मैनेज कैसे मतलब कर सकते हैं, स्ट्रेस कैसे हैंडल करें? है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो मतलब ऐसा है कि आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है वो कर लेना चाहिए। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते थक जाती थी तो मुझे मतलब वो भी देखना बहुत सही लगता था, या मैं कोई सीरीज देख लेती थी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा टाइम तक नहीं, जितने पर मेरा थोड़ा वो जो है
ठीक हो जाता था। उसके अलावा मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे बड़ी मेरी फैमिली रह रही है। मैं कभी-कभी डिप्रेस फील करती थी तो मैं अपने भाई के पास या मम्मी के पास जाके उन्हें बोलती थी और वो मुझे बहुत काम डाउन करवा देते थे। तो मतलब सबके अपने तरीके होते हैं। आपको जो किसी को सॉन्ग सुनना पसंद है या जो भी है, आप भले ही करो, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 10-15 मिनट, उतने में भी काफ़ी ज़्यादा अपना जो है वो स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है। किसी को मेडिटेट करना पसंद है तो वो भी कर सकता है। हाँ। तो मैम ऐसे कुछ ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो आपको लगता है आपने अपनी प्रोफेशन के द्वारा की है, मतलब आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कुछ ऐसे मिस्टेक की हो जिसकी वजह से आपका मतलब सिलेक्शन तो पहले ही हो रहा था आपका, पर आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया, फिर भी आपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया। हाँ, ऐसा काफ़ी सारा मतलब मेरा ये क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट था तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं लास्ट टाइम में। मैंने एक तो मेरा वही टाइम शेड्यूल नहीं था, मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि मुझे अब सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए। जो अपना एग्ज़ाम है मतलब डेडिकेटली कम से कम आपको 6 टू 7 मंथ आप डेडिकेट करना ही है अच्छे से, तभी कुछ अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने आखिरी के 1-2 महीने में सीरियसली लेकर के पढ़ाई की, उससे पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इंटर्नशिप चल रही थी मेरी, तो मेरा इतना कोई फ़ोकस नहीं था पढ़ाई पर। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, मॉक टेस्ट मैंने नहीं लगाए थे, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में, तो वो हमें करना चाहिए, वो ज़रूरी है, पहली बार से ही आप करें। तो मतलब जैसे मेरे लिए मुझे जो मेन प्रेफर्ड ब्रांच है, मुझे वो चाहिए ही थी, तो वो उसके लिए मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी, जितनी मुझे करनी चाहिए थी। कोई मैम स्पेसिफिक टेक्निक या ट्रिक हो जो आप शेयर करना चाहें जो हेल्प करे इस। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा काम कराया वो थे स्टिकी नोट्स, मतलब मैंने अपना बताया था वो भर दिया था स्टिकी नोट्स लगा-लगा करके। हाँ। मतलब ऐसा होता है कि आप भले ही डेली आप नहीं पढ़ पाएँ, बट अगर आपकी 1-2 बार नज़र भी पड़ जाती है तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मेरा एग्ज़ाम टाइम पे जो क्वेश्चन्स जब मैंने देखे एग्ज़ाम में, तो मुझे ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिले जो मुझे देख के इतना भी याद आ जाता था कि हाँ, ये मेरे स्टिकी नोट्स में वहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट वॉल पर लगा हुआ है, ऐसे याद आ जाता था। फिर मैं जब लौट करके गया, मैंने देखा, मैंने काफ़ी सारे मतलब 6 से 7 क्वेश्चन थे जो स्टिकी नोट से कवर हुए। तो ये बहुत बड़ा रोल है, मतलब सामने अगर आपने चीज़ लिखी हुई होगी तो आपको ये ज़्यादा ईज़िली याद रहेगा वो। ओके मैम, तो स्टिकी नोट्स में आपको काफ़ी हेल्प मिली नोट्स वाली हाँ, मैंने बताया था ना वो मेरे स्टिकी नोट्स पे भरा पड़ा था, सब जने लगा दिए थे पहले। हाँ। तो मैम कौन से टॉपिक वाले मैम आपको कठिन लगते थे जिनके आप स्टिकी नोट्स की जरूरत पड़ती थी आपको बनाने की। टॉपिक्स तो मतलब मैं सब्जेक्ट की बात करूँगी, जैसे रसशास्त्र है, तो वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होता था, तो रसशास्त्र तो मुझे बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ता था। उसके ही मैंने सबसे ज़्यादा स्टिकी नोट्स लगाए थे। उसके अलावा सेकंड टर्म में जैसे चरण संहिता का चिकित्सा स्थान है, तो वो भी इतना ईज़िली रिवाइज़ नहीं हो पाता, याद ही नहीं होता बल्कि वो तो। उसके अलावा भी जैसे टीजी का कुछ मेजर पार्ट है कि उसमें प्लांट्स वगैरह के आपको बॉटनिकल नेम तो फिर भी याद हो जाते हैं, चलो, बट उनकी फैमिली है वगैरह स्पीड पार्क है, तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये याद नहीं रहते, तो इनके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी। ओके मैम। सो मैम मोटिवेट कैसे रखा मैम आपने अपने आप को इतना मतलब। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिला था, तो हर वक्त मतलब मेरे माइंड पे पूरा रहता था कि अब कुछ भी हो जाए, जब अगर मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिया है तो मुझे कैसे भी वहां तक पहुंचना ही है। मतलब अगर मुझे कभी ऐसा होता था कि मैं थोड़ा रुक जाती थी या मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, तो मैं खुद को याद दिलाती थी कि मैंने क्यों लिया है सेकंड अटेम्प्ट, तो मुझे मेहनत तो करना पड़ेगा उसके लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा फेल्ड फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब फेज तो तीता पड़ी है कि फिर भी उसमें आपने काफ़ी अच्छा किया था। कहते बट क्योंकि मुझे मेरी प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिली थी तो वो मेरे लिए फेल्ड ही था। ठीक है। तो मैम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से इसका क्या फायदा रहा आपके इसमें प्रिपरेशन में। वो का बहुत बड़ा रोल होता है, जो वो मतलब हम सुनते आते हैं अपने टीचरों से, वो हमें हमेशा बोलते हैं कि आप मॉक टेस्ट करो सॉल्व, उसके बाद आप उसका एनालिसिस भी करो। बट हम मोस्टली सब लोग यही करते हैं कि हम टेस्ट देने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसको दोबारा उठाकर भी नहीं देखते। कोई प्रॉब्लम भी है, अगर हमारा मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आता है, बट अगर हम उसका एनालिसिस कराए तो हमारा बहुत सारा पार्ट जो है फिर से कवर हो जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि हम कौन से पार्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा हमारा अभी भी वीक चल चल रहा है।
उसके अलावा मॉक टेस्ट देने से हमारा टाइम मैनेजमेंट भी सॉल्व हो जाता है। जैसे एग्जाम में 2 घंटे जो है वो बहुत कम पड़ जाते हैं जब हमारे सामने रियल एग्जाम चल रहा होता है। मॉक टेस्ट तो हमारे जनरली क्या होता है, सबके साथ यही होता है कि उनके मॉक टेस्ट आधे घंटे में कंप्लीट हो गए, 45 मिनट में कंप्लीट हो गए, तो माइंड सेट एक बन जाता है कि अरे हम एग्जाम भी कर ही लेंगे 45 मिनट में, बट मेरे एग्जाम में ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, उनका एक्सेस करना है, उनका फिर रोल बड़ा ही होता है। फिर पर प्रिपरेशन में कोई मेमोरियल मोमेंट रहा हो, इतने एक साल की प्रिपरेशन रहती है, 3 लंबी जर्नी रहती है, उसमें कुछ? मॉक टेस्ट ही मेरा सबसे बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था, मेरे मॉक टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे। जो कोचिंग और टेस्ट लीड होती हैं मोस्टली ये क्या करते हैं, अपना टॉप 10 में डिस्प्ले करते हैं, तो मैं कभी उनमें नहीं होती थी, तो मुझे काफी बुरा फील होता था कि इतना पढ़ने के बाद भी मैं अभी भी रैंक तो नहीं ला पा रही, अभी भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। तो फाइनली पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आया कि मैं टॉप 10 में भी थी, मेरा आज स्कोर भी अच्छा था। तब मुझे ये लगा कि चलो फाइनली मेरा अभी ये है, मेहनत अच्छी जा रही है, अब मुझे इसे कंटिन्यू रखना है। तो वो मेरे लिए काफी मेमोरेबल था जब मैंने एक टॉप 10 में मैंने पहली बार अपना नाम देखा। हाँ। तो मैम सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है? डिसिप्लिन का मैंने बोला, डिसिप्लिन का तो सबसे बड़ा रूल है, हमें रोज पढ़ना है, हमें रोज क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। कभी कभी कुछ कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जब हम उतना अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाते, जैसे हम डेली 7 आवर्स पढ़ रहे हैं, बट कभी किसी भी रीजन की वजह से हम नहीं कर पाते। उस दिन अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लें या फिर हम एक घंटे भी पढ़ लें, बट हमें डिसिप्लिन रखना है, हमें कंसिस्टेंसी में रहना है, और हमें टाइम भी मैनेज करना ही है कि हम संहिता को भी अच्छा टाइम दे सके, हम सब्जेक्ट को भी एक अच्छा टाइम दे सके, फिर हम वार्डन को भी एक अच्छा टाइम दे सके। तो वो तीनों का बहुत बड़ा रोल है। तो मैम ये पूरा संहिता सिलेबस कैसे कंप्लीट किया आपने मैम? स्टार्टिंग कैसे की और एंड में किसको रखा सब्जेक्ट को? संहिता का तो देखो सब चरक से ही शुरू करते हैं, और चरक ही बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो मेरा जैसे डे का सबसे पहला पार्ट है, मतलब मैं शुरू ही डे करती थी अपना चरक से, कम से कम 2 से 3 घंटे मेरे डेली के चरक से ही शुरू होते थे। उसके बाद मैंने फिर पूरी सब्जेक्ट कर लिया, फिर मैं शाम को सुश्रुत संहिता पढ़ती थी, बीच में एक आध घंटा मैं अष्टांग हृदय भी देती थी, क्योंकि ये तीनों संहिता का बहुत मतलब हमें होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो इसीलिए इनको टाइम देना बहुत जरूरी है। तो हमें वही 3:1 रेशियो ने मुझे बहुत हेल्प किया है कि मैंने अगर 3 घंटे संहिता को दिया तो मैंने 1 घंटा सब्जेक्ट को दिया है। ऐसा सेम जनक के साथ था, सेम सुश्रुत के साथ था। अष्टांग को थोड़ा कम देती थी, बट पढ़ते डेली थी क्योंकि जरूरी था वो। ओके। आपने मैम कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी और किस किस कोचिंग से आपने क्लासेस ली? मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जो भोपाल की कोचिंग है पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, मैंने वो ज्वाइन की थी, बट अभी सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सही से प्रिपेयर किया है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। तो मैम सेल्फ प्रिपरेशन हो सकता है क्या? कोई कोचिंग लगा? सही तो हो सकता है, एक बार थोड़ा सा मतलब अगर हमें आइडिया हो जाए सिलेबस का और हमें पता हो कि एग्जाम में क्या आने वाला है, एक बार आपका ये कवर हो गया, तो फिर उसके बाद सेल्फ ही पूरा प्ले करता है, सेल्फ ही आपको करना है सब कुछ। फिर भाई ये आप तो मेहनत खुद ही करती है, कोई आप पकड़वा के तो करवाएगा नहीं। कोचिंग से भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे, आपको मतलब टेस्ट दे देंगे, बट पढ़ना तो एट द एंड हमें ही। हाँ। तो मैम रिवीजन का कैसा क्या रहता था आपका? रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मतलब क्या होता है कि जब बार बार क्वेश्चन गलत होते हैं तो ऐसा टीचर्स लोग भी बोलते हो, मैंने भी रियलाइज किया है ये चीज कि वो हमारा लैक ऑफ रिवीजन ही होता है कि हम इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन हम गलत कर रहे होते हैं। तो रिवीजन तो कंटिन्यूस एग्जाम के एक दिन पहले तक चलना ही है। मतलब मेरे से काफी सारे लोगों ने भी पूछा कि आपने कितने रिवीजन साइकिल लगाए थे, बट मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैंने जहाँ एक बार अपना कंप्लीट करा मैंने दोबारा फिर अगले दिन से शुरू कर दिया, तो वो और लूप चलता रहता था एग्जाम की एक दिन पहले तक। वो रुकना नहीं है, रिवीजन तो चलना ही है, और रिवीजन से ही जो है हमारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाते हैं, हमें याद रहता है रिवीजन की वजह से। ओके। तो मैम कोई प्रिपरेशन के दौरान मैम डिमोटिवेट फील हुआ हो, सेटबैक हो कोई, तो आप कैसे हैंडल करते थे उसको? काफी बार होता था, बल्कि ऐसा साल भर में सबके साथ होता है, और बार बार ऐसा होता है कि हमें डिप्रेस्ड फील होता है, हमें डिमोटिवेटेड फील होगा, हमें ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पा रहा, अब थक गए हैं, अब नहीं पढ़ते बन रहा।
तो उस समय बस यही है कि आप अपने आप को याद दिलाओ कि आपने क्यों ये जर्नी शुरू करी थी, क्या आपका मोटिव था, आपने क्या चाहिए। जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मेरे लिए था कि मेरा तो था तो मुझे करना ही है, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरा यही ड्रीम है, मुझे यहाँ तक पहुँचना ही है। तो वो ही अपने आप में मोटिवेशन लाते ही है। बाकी डिप्रेस्ड सबको फील होता है, नॉर्मल है, बट एग्जाम दिन तक रुकना नहीं है, यही हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम्म। तो मैम एग्जाम के दिन ही आपने अपने आप को कैसे मतलब क्या कैसे प्रिपेयर किया एग्जाम के दिन? एग्जाम के डे पे अपने आप को जो है वो काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी इसीलिए देखे थे, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एग्जाम वाले दिन हमारा माइंड बहुत चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग चल रही होती है कि क्या होगा, इतना पढ़ा वेस्ट ना हो जाए तब। तो उस दिन अपने माइंड को काम रखना बहुत ज़रूरी है। फिर एग्जाम में पहुंचने के बाद जनरली ऐसा होता है कि हमें हमारे सीनियर्स मिल जाते हैं, हमारे जूनियर्स मिल जाएंगे या बैचमेट्स मिल जाएंगे, तो आप उनसे बात करने लग जाओगे। तो उसमें एनर्जी आती है, जबकि हमें अपनी पूरी जो एनर्जी है वो उन 2 घंटे के अंदर इन्वेस्ट करती है। हमारा मैक्सिमम जो माइंड है वो एग्जाम में चलना चाहिए। तो एग्जाम के पहले तक तो शांत रहना है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी है। डर लगता है, पर डर का तो फिर वही है, मैं आचार्य चरक ने भी कहा है कि असमर्थता भय करना। अगर आप असमर्थ होंगे तो आपको भय लगेगा। अगर आपने साल भर मेहनत करी होगी, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए होंगे, तो उतना डर भी नहीं लगता। फिर एक कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से कि अभी हम अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, जो भी होगा। और 3-4 दिन पहले मैम कैसा रहता है कि एग्जाम के पहले क्या होना चाहिए? 4 दिन पहले तो मतलब मतलब एक मुझे, हफ्ते पहले तक? मेरे लिए तो मतलब ऐसा था कि मुझे तो अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे नहीं पता, बस अब ले लो एग्जाम, तो तब हुए पढ़ने, लेकिन पढ़ना तो था ही, रुकना तो था ही नहीं। तो वही रिवीजन साइकिल होने नो चल ही रहा था, जो भी मतलब पार्ट रह गया था ऐसा लग रहा था कि अभी भी रिवीजन की उसको जरूरत है। तो वो ही पार्ट मैंने एंड का एंड ज्यादा कवर करा है। जो मेरे वीक रहे हैं साल भर, उन्हीं को मैंने रिवाइज करा। ओके मैम। तो मैम क्वेश्चन आंसर्स का और कैसा क्या था कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? पहले तो सोचा था कि इतने क्वेश्चन करना है, इतने आंसर देने हैं, तो या फिर वहाँ पर ही आप लोग कुछ आपका क्या प्लान था भाई? एग्जाम में मेरे मतलब ऐसा था कि मुझे पता था कि मुझे इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। वो हमें सारा मतलब प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाता है कि अगर आप एक स्कोर टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। एग्जाम पे मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि हमें सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। मोस्टली अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपको 80 to 85 क्वेश्चन ईजिली आ जाते हैं, बट फिर 80 to 85 में आपका कोई अच्छा स्कोर तो नहीं बन सकता, और कोई गारंटी भी नहीं होती कि आपके 80 to 85 में सारे के सारे सही भी हो, काफी सारे गलत भी हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 50-50 होते हैं, मतलब उन्हें आधे आ रहे होते हैं, आधे नहीं आ रहे होते हैं, तो उन पर रिस्क लेना होता है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे हमें ब्लाइंड रिस्क भी लेना होता है कि अब लगा क्योंकि हमें एक स्कोर चाहिए, नेगेटिव हो भी जाएगा, मतलब हमें एग्जाम बच्चे तो ये समझ में आ जाता है कि अभी इसके बाद हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारा एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, बट वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे लगा दिए तो फिर वो अपना स्कोर नीचे चला जाएगा। तो पता उतना चाहिए, और वो आ जाता है समझ में। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो वो सब समझ में ऑटोमेटिकली आने लगता है। तो मैम आपके आपने कितने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन? और मैंने 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थी। ओके। उसमें से मुझे इतनी वही 80 to 85 भी आए थे। उसके बाद तो मेरा ऐसे रिस्क वाले ही काम करना है। हम्म। तो मैम आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच कौन सी है? मेरा ड्रीम ब्रांच तो पाई चिकित्सा ही थी, जिसके लिए मैंने भरपूर मेहनत भी करी है। और ड्रीम कॉलेज का मेरा ऐसा था कि या तो मुझे आईएम मिल जाए या मुझे एनआईए मिल जाए। अब ये N56 देख के मुझे थोड़ा समझ में आ गया था कि ये थोड़ा और हायर रैंक पर जाता है, तो फिर मेरे लिए एनआईए बचा था कि मुझे एनआईए मिले, जो लकीली मुझे मिल गया। हाँ। तो मैम पीजी वालों के लिए क्या एडवाइस जो देते हैं इस वीडियो को, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम आप? सब एआई बीडीडीएस फ्रेंड्स के लिए तो मेरे लिए बस ये है कि आप साल भर अपने आप को डेडिकेट करके पढ़ाई करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। थोड़ा अगर ऐसे लोग हैं आपकी लाइन में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उनसे दूर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एट द एंड रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ उनके कॉन्टेक्ट में रहिए। अपने फैमिली
आपकी सपोर्ट करती है, उनके साथ रही है, उनके कांटेक्ट में रही है, बट एट द एंड पढ़ाई भी करनी है, डिसिप्लिन से करनी है, टाइम मैनेज करके करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। हाँ, तो मैं भी जूनियर्स के लिए भी क्वेश्चन है कि जूनियर्स का क्वेश्चन है कि उनको कब से स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को कब से स्टार्ट करना चाहिए पीजी की प्रोफेशन? काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनल ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल ईयर में उतना ज्यादा हमारे अंदर खुद भी नहीं आ पाता डिसिप्लिन, हम 2 महीने में कितना भी कोशिश कर ले। अगर हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ये है कि थोड़ा बहुत हमारा लेक्चर के सिलेबस भले ही कंप्लीट होता रहेगा, बट सीरियसनेस इतना नहीं आती है। इंटर्नशिप अच्छा पेज होता है स्टार्ट करने के लिए, उसी में अगर सीरियसली कर लिया तो फिर इतना स्कोप तो तब भी बन जाता है कि कोई अच्छी ब्रांच मिल सके। अपना ही कंप्लीट एक बार मैं देख लियो।